नमस्कार। नमस्कार सर। आज की क्लास में हम बात करेंगे साहित्यिक अनुवाद के जो विभिन्न रूप हैं। वैसे तो 3 प्रमुख रूप हैं इसके, काव्यानुवाद, कथानुवाद और नाट्यानुवाद। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ काव्यानुवाद पे बातचीत करेंगे। इसके पहले कि मैं काव्यानुवाद पर आऊँ, काव्यानुवाद क्या है, काव्यानुवाद की चुनौतियाँ क्या है और बड़े बड़े विद्वानों ने काव्यानुवाद को असंभव या दुरूह कार्य क्यों माना है, इस पे मैं आऊँ। इससे पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि पीछे की कक्षाओं में हमने बहुत विस्तार से अनुवाद क्या है उस पर बातचीत की है। अनुवाद के विविध प्रकार कौन कौन से हैं उस पर बहुत विस्तार से बातचीत की है। अच्छे अनुवाद या अच्छे अनुवादक के गुण या लक्षण क्या होते हैं इस पर बातचीत की है। ठीक है, पर्यवेक्षण क्या है, वेटिंग क्या है, इस पर हमने बातचीत की है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस विषय को पढ़ने से पहले एक बार पुनः आप पीछे जाकर के जो विषय आपको बता दिए गए हैं उसे आप देख लें। अनुवाद विज्ञान की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी आप जाकर के सीधे सीधे सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे काव्यानुवाद पे। काव्यानुवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, काव्य जोड़ अनुवाद। सीधे सीधे शब्दों में हम कहें तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कविता का अनुवाद करना। ठीक है, यानी कि एक भाषा में लिखित जो कविता है उस कविता को दूसरी भाषा में बदल देना। अब यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य लगता है। विद्वानों का यह कहना है कि साहित्य की जो अन्य गद्य विधाएं हैं तो गद्य विधाओं का अनुवाद करना तो आसान माना जाता है, लेकिन कविता का अनुवाद करना थोड़ा कठिन या मुश्किल काम है। इसका कारण यह है कि गद्य में विस्तार और वर्णन के लिए अनुवादक के पास स्पेस होता है, अवकाश होता है, लेकिन कविता विशिष्ट रचना होती है जिसके शब्द सामान्य अर्थ के साथ साथ विशिष्ट भावबोध भी अपने अंदर समाहित करते हुए चलते हैं। ऐसे में यह तय कर पाना, चुन पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है कि स्रोत भाषा में जो शब्द प्रयोग किया गया है कविता में, लक्ष्य भाषा में ठीक वैसे ही शब्द कैसे खोजे जाएं। साथ ही साथ कविता की एक प्रकृति होती है कि कविता की शब्द शक्तियां जो होती हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो कविता में लक्षणा और व्यंजना का बहुत प्रयोग किया जाता है। लक्षणा और व्यंजना का सामान्य अगर आप समझना हो तो उसका तात्पर्य यह है कि जो कहा गया है सिर्फ वह शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, कविता उसके विशेष अर्थ को भी क्या करती है, ध्वनित करती है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आप सबने कबीर का एक दोहा पढ़ा होगा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुईपट भीतर आए के साबित गया ना कोई। कबीर कहते हैं ना कि 2 चक्कियों के बीच में कुछ भी खड़ा नहीं बचता है, सब कुछ पिस जाता है, सब कुछ टूट जाता है। ठीक है, और उन 2 चक्कियों का अर्थ क्या निकलता है, जीवन और मृत्यु। जन्म और मृत्यु ये 2 चक्कियां हैं इस संसार में जिससे सबको गुजरना है और कोई उससे बच नहीं पाता है। तो दोहा या कविता तो यह है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुईपट भीतर आए के साबित गया न कोई। लेकिन उसका विशेष अर्थ क्या है, उसका विशेष अर्थ जीवन और मृत्यु की जो अनिवार्यता है, कवि उसकी तरफ भी क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। अब आप देखें कि जो अनुवादक होगा हिंदी की इस कविता को अगर उसे स्पेनिश भाषा में या फ्रेंच भाषा में या अंग्रेजी भाषा में अगर उसको अनुवाद करना हो तो उसके सामने कठिनाई उपस्थित होगी कि उस अर्थ संप्रेषण को, उस प्रतीक को, उस भाव को कैसे वह दूसरी भाषा में संप्रेषित कर सके। तो इसलिए बहुत से विद्वानों ने इस काम को लगभग असंभव जैसा करार दे दिया है और उसने बहुत कठिन कार्य माना है। ठीक है, दूसरी बात आप इसमें देखें कि कविता की अपनी एक प्रकृति होती है कि अलंकार, छंद, बिंब, विधान इत्यादि भी होते हैं। अब प्रत्येक भाषा की प्रकृति अलग होती है। एक भाषा में प्रयोग किया जाने वाला जो अलंकार है ठीक उसी के अनुरूप दूसरी भाषा में अलंकार ढूंढ पाना या शब्द शक्ति ढूंढ पाना क्या है, एक बहुत कठिन काम होता है। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों की यह राय है कि काव्यानुवाद लगभग असंभव जैसा या अत्यंत ही दुष्कर काम है। इस संबंध में 1-2 विद्वानों की राय जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बड़े विद्वान हुए हमबोल्ड, क्या नाम हुआ, हमबोल्ड। हमबोल्ड ने कहा कि मेरी दृष्टि में कविता का अनुवाद किसी ऐसी समस्या को हल करने के समान है जिसका कोई हल ही नहीं है। देखिए कितनी मजेदार बात कह रहे हैं और बड़ी गंभीरता के साथ कह रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी दृष्टि में कविता का अनुवाद एक ऐसी समस्या का हल करना है जिस समस्या का कोई हल ही नहीं है।
यानी कि जो लगभग असंभव जैसा है। और अंग्रेजी में इसी बात को उन्होंने कहा, ऑल ट्रांसलेशन सीम्स टू मी सिंपली एन अटेम्प्ट टू सॉल्व एन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। कि वही बात है कि ऐसा काम है, ऐसा हल ढूंढना है जिसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो देखिए कि कई तरह के विद्वान इसकी दुरूहता पे प्रकाश डाल रहे हैं। ठीक है, एच.डी. फॉरेस्ट स्मिथ, ये भी एक बड़े विद्वान हुए, एच.डी. फॉरेस्ट स्मिथ ने काव्यानुवाद की मुश्किलों को रेखांकित करते हुए कहा, ट्रांसलेशन इज ए लिटरेरी वर्क इज एज टेस्टलेस एज स्टीव्ड स्ट्रॉबेरी। उनका ये कहना है कि किसी साहित्यिक कृति का अनुवाद किसी स्वादहीन स्ट्रॉबेरी की तरह होता है, मतलब इसका कोई स्वाद नहीं होता है। तो आप देखें कि बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने काव्यानुवाद की चुनौतियों पर प्रकाश डाला है और इसे मुश्किल काम बताया है। अब एक एक करके उन प्रमुख मुश्किलों या उन प्रमुख कठिनाइयों या समस्याओं पे हम चर्चा करेंगे, जिसके कारण यह स्पष्ट होगा या साबित होगा उदाहरण के साथ कि सच में काव्यानुवाद एक बहुत कठिन और मुश्किल काम है। ठीक है, परीक्षा में जब आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, काव्यानुवाद के बारे में जब आप बताएंगे, तो भूमिका में सबसे पहले आप यह बताएंगे कि काव्यानुवाद क्या है। ठीक है, काव्यानुवाद कठिन क्यों माना जाता है, क्योंकि मूल बात इसी पर होती है कि काव्यानुवाद कठिन क्यों है, काव्यानुवाद की समस्याएं क्या है। इस संबंध में विद्वानों की राय जो भी मैंने आपको बताई, और फिर आप एक एक बिंदु, जैसे कि मैं बिंदु बता रहा हूँ, उस बिंदु को शीर्षक में लिखेंगे मोटे मोटे अक्षरों में, और फिर उसके बारे में बताते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो पहला बिंदु है काव्यानुवाद की समस्या को लेकर या उसकी कठिनाई को लेकर, वह है लक्ष्य भाषा में विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों के चयन की चुनौती। आप सब जानते हैं कि कवि अपनी कविता में विशिष्ट अर्थ प्रकट करने के लिए विशेष प्रकार के शब्दों का चयन करता है, और कई बार समानार्थी शब्द हो गए या पर्यायवाची शब्द हो गए या एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो कवि अपनी अनुभूति और अपनी सूझबूझ के हिसाब से उन शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसे में अनुवादक के सामने यह बहुत मुश्किल काम होता है कि स्रोत भाषा में जो विशिष्ट शब्द आया है, जो अपने सामान्य अर्थ के साथ साथ विशेष अर्थ को भी ग्रहण कर रहा है, ठीक वैसा ही शब्द लक्ष्य भाषा में कैसे चुना जाए। जो भाव, जो अर्थ एक शब्द स्रोत भाषा में दे रहा है, स्रोत भाषा की कविता में दे रहा है, उसी से मिलता जुलता भाव या ठीक उसी तरह का भाव प्रकट करने के लिए लक्ष्य भाषा में कहां से शब्द लिए जाए, किस तरह से उस शब्द को आरोपित किया जाए, यह एक कठिन काम होता है। ठीक है, चूंकि विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से कविता में सजीवता आती है, रोचकता आती है, जीवंतता आती है, सामासिकता आती है। सामासिकता से मतलब यह है कि आप जानते हैं कि कविता कम शब्दों में गहरी बात कहती है, कम शब्दों में विशेष बात कहती है। वह कोई कहानी नहीं है, वह कोई उपन्यास नहीं है जिसमें बहुत वर्णन हो, बहुत विस्तार हो। कम शब्दों में गहरी बात कहती है कविता। तो कम शब्दों में गहरी बात कहने के लिए कवि, लेखक विशिष्ट प्रकार के शब्दों का चयन करता है। मौन की भाषा का भी वह प्रयोग करता है। दो पंक्तियों के बीच एक मौन होता है, उस मौन को भी अनुवादक को पहचानना होता है, पाठक को पहचानना होता है। ऐसी परिस्थिति में अनुवादक के सामने एक बड़ी समस्या यह होती है कि स्रोत भाषा में जो विशिष्ट शब्द आए हैं, उस अर्थ को ध्वनित करने के लिए वह लक्ष्य भाषा में किस प्रकार से शब्द चयन करें। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और आपको यह बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, एक उदाहरण से यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जयशंकर प्रसाद की एक महत्वपूर्ण रचना है कामायनी। कामायनी की ये पंक्तियां हैं, पहले पंक्ति पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ठीक है, इन पंक्तियों में कामायनी की एक पात्र श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रसाद ने लिखा है कि नीले आवरण के बीच श्रद्धा का कोमल अंग ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे मेघों के जंगल के बीच में कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसका सौंदर्य ऐसा है कि जैसे कि लग रहा है कि मेघों के वनों के बीच में कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल दिखाई दे रहा हो। हम प्रत्येक पंक्ति पे नहीं जाएंगे, प्रत्येक शब्द पे नहीं जाएंगे, बहुत विस्तार हो जाएगा।
सिर्फ एक उदाहरण हम देंगे यहाँ बिजली का, ठीक है। यहाँ बिजली का अर्थ आया है कि संसार का जो सौंदर्य है, उसकी जो चमक है और उसकी जो तरलता है। बिजली का अर्थ गति में भी है, तरलता में भी है और चमक में भी है। तो बिजली के लिए अगर आप अंग्रेजी का शब्द आप इस्तेमाल करें तो आप 3 तरह के शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है? थंडर, थंडरबोल्ट और फिर आप चाहे तो लाइटनिंग। ये 3 शब्द ऐसे हैं जिसका आप इस्तेमाल बिजली के लिए कर सकते हैं। अब समस्या क्या है? थंडर या थंडरबोल्ट कड़वाहट का अर्थ देता है, बिजली की जो गरज होती है ना, कड़कड़ाहट, उसका अर्थ देता है। और लाइटनिंग जो है वह चमक का अर्थ देता है। अब समस्या यह होगी अनुवादक के सामने कि इस बिजली के लिए अगर वह थंडरबोल्ट या थंडर शब्द का प्रयोग करता है तो क्या होगी? ये जो तरलता है, जो कोमलता है, ठीक है, उसका भाव दब जाएगा, कड़वाहट का भाव आएगा कि नहीं आएगा? और अगर सिर्फ लाइटनिंग का प्रयोग करता है तो चमक तो आएगी, लेकिन जो तरलता है, जो प्रवाह है, वह भाव इसमें नहीं आ पाएगा। तो काव्यानुवाद में यह एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि एक जो शब्द है वह सामान्य अर्थ ही नहीं रखता, अपना ध्वन्यार्थ भी रखता है, अपना विशेषार्थ भी रखता है। और ऐसी परिस्थिति में अनुवादक के समक्ष एक बड़ी चुनौती यह हो जाती है कि कैसे उस भाव को वह आरोपित करे। अब यहाँ आप देखें, या तो अर्थ बदल जाएगा, ठीक है, मूल अर्थ नहीं आ पाएगा, थंडरबोल्ट सिर्फ कड़वाहट का अर्थ आएगा, और लाइटनिंग देंगे तो भी एक भाव छूट जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी काव्यानुवाद को चुनौतीपूर्ण और दुरूह कार्य माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि स्रोत भाषा में, कविता में स्रोत भाषा में प्रयुक्त जो शब्द है, ठीक है, उसके अर्थ, उसके भाव सौंदर्य को स्पष्ट करने के लिए लक्ष्य भाषा में जो शब्द खोजे जाते हैं या शब्द दिए जाते हैं, यह आवश्यक नहीं कि स्रोत भाषा के शब्द के पूर्ण अर्थ प्रभाव को और ध्वन्यार्थ को वह लक्ष्य भाषा में क्या कर सकें? स्थानांतरित कर सकें। इसलिए भी इसे एक चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है। और यह समस्या आती है कि जो बिंदु मैंने बताया, लक्ष्य भाषा में विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वह कैसे खोजे जाए, यानी कि स्रोत भाषा में जो विशिष्ट अर्थ दे रहे हैं शब्द, उसके हिसाब से लक्ष्य भाषा में शब्द का चयन कैसे किया जाए, यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। आगे समझ में? काव्यानुवाद के संदर्भ में दूसरी बड़ी चुनौती है, वह है अलंकारों का अनुवाद। अलंकारों का अनुवाद एक कठिन कार्य होता है। कैसे? प्रत्येक भाषा की अपनी शब्द शक्ति होती है, उसकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां होती हैं, और उन परिस्थितियों में उनके अपने अलंकार होते हैं जो उस भाषा को क्या करते हैं? अलंकृत करते हैं। अब यह बड़ा मुश्किल काम होता है कि एक भाषा की प्रकृति के हिसाब से जो अलंकार उस भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो दूसरी भाषा में वैसे ही अलंकार प्रयोग किए जाए, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की प्रकृति क्या होती है? अलग होती है। इसलिए अब देखें कि हिंदी में या संस्कृत में जो अलंकार प्रयोग किए जा रहे हैं, उसी अर्थ को, उसी भाव को संप्रेषित करते हुए अंग्रेजी में अलंकार प्रयोग किए जाएं, स्पेनिश में किए जाएं, फ्रेंच में किए जाएं, यह जरूरी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अनुवादक के समक्ष हमेशा यह चुनौती होती है कि अलंकार या शब्द शक्तियां जो भाव सौंदर्य को बढ़ाती हैं, जिसका संदर्भ लक्षणा से है, व्यंजना से है, भाव के गहरे संप्रेषण से है, उस भाव के गहरे संप्रेषण को लक्ष्य भाषा में अलंकारों के साथ कैसे स्थानांतरित किया जाए, यह एक बड़ी चुनौती होती है। उदाहरण के लिए आप देखें अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है। तो अब वर्णों की आवृत्ति के साथ साथ भाव सौंदर्य भी बढ़ रहा है और चमत्कार भी पैदा हो रहा है, पाठक को अनुप्रास अलंकार आनंदित भी कर रहा है, ठीक है। लक्ष्य भाषा में वैसे ही अनुप्रास ढूंढ पाना क्या होगा? एक चुनौतीपूर्ण काम होगा या लगभग असंभव जैसा काम होगा, ठीक है। अगर आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, अगर तो आप देखेंगे इसको। यहाँ मैंने एक वाक्य लिखा अंग्रेजी का, हाउ हाई हिज हाइनेस होल्ड्स 40 हेड, ठीक है। इसका अर्थ यह होता है कि उसकी महिमा, उस व्यक्ति की महिमा उसके घमंडी सिर को हमेशा क्या करती है? ऊंचा रखती है। कोई अहंकारी व्यक्ति है, अंग्रेजी का एक फ्रेज है जिसमें एक व्यक्ति के अहंकार के बारे में बताया गया है।
अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ अंग्रेजी का जो एच लेटर जो है उसकी बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अब आप हाउ का अर्थ क्या होता है हिंदी में, कितना या कितने, ठीक है। हाई का अर्थ होगा ऊंचा, ठीक है। फिर इधर आए तो हेड का अर्थ होता है सिर या माथा। अब आप हाउ के लिए कितना, कितने, कितनी ही शब्द प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। हेड के लिए सिर, माथा या मस्तक यही प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। हाई के लिए ऊंचा, ऊंचाई, ठीक है, यही प्रयोग करेंगे ना। अब आप देखें कि इसका जब आप अनुवाद करेंगे तो जो आवृत्ति H की हो रही है बार बार, हिंदी में आपके पास ऐसे शब्द नहीं है जो लगातार इस आवृत्ति को हिंदी में ठीक ढंग से आवृत्त कर सके और वही भाव दे सके। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। H को आप हाउ जो है उसको कितना और कितने ही लिख सकेंगे ना, है ना, लिख सकेंगे ना, वही लिखेंगे ना। H से तो अब ह से तो कुछ है नहीं ऐसा कि जो ऐसा शब्द हमारे यहाँ जो ह से शुरू हो और कितना और कितने का अर्थ दे, है कि नहीं है। ठीक उसी प्रकार हेड जो है इसके लिए आप सिर या माथा ही लिखेंगे। हिंदी में ह वर्ण से तो कोई ऐसा शब्द नहीं है जो माथा या सिर का अर्थ देता हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो अनुप्रास है, ठीक है, तो अनुप्रास की जो अर्थ छटा है वह अर्थ छटा दूसरी भाषा में या लक्ष्य भाषा में ठीक उस तरह से संप्रेषित करना एक बहुत मुश्किल काम अनुवादक के लिए हो जाता है। शब्दालंकार में भी यह बात होती है और अर्थालंकार में भी यह चीज देखने को मिलता है, ठीक है। आप देखें कि H की आवृत्ति से अंग्रेजी में इस फ्रेज में जो चमत्कार पैदा हुआ, हिंदी में आपके पास वैसे शब्द नहीं है जो इस भाव को देते हुए चमत्कार पैदा कर सके। तो यह समस्याएं होती हैं काव्यानुवाद की, या उसकी सीमा कह लीजिए, या उसकी चुनौती कह सकते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण आपको देता हूँ। यहाँ मैंने बिहारी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा लिखा है, ठीक है, आप सब जानते होंगे। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, बोलिए मेरे साथ। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराय नर वो पाए बौराय। यहाँ जो कनक है, दो कनक का प्रयोग हुआ है, शब्द एक ही है कनक, लेकिन एक कनक का अर्थ है सोना, स्वर्ण, ठीक है, और एक कनक का अर्थ है धतूरा, भांग, यानी कि नशा आप कह लीजिए। लेखक ने यहाँ बताया है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये जो धतूरा है, नशा वाला जो कनक है, इस नशे वाले कनक से कहीं 100 गुना अधिक मादक या नशा 100 गुना ज्यादा किसका होता है, सोने का होता है, धन का होता है। क्योंकि वाह खाए बौराय नर, इस कनक यानी कि धतूरे को खाने के बाद, नशा करने के बाद व्यक्ति बौरा जाता है, लेकिन वो पाए बौराए, धन के आने से ही वो व्यक्ति क्या हो जाता है, बौरा जाता है। यानी कि एक को खाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एक के आते ही व्यक्ति का दिमाग क्या हो जाता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, वो बौरा जाता है। अब आप यहाँ देखें, शब्द तो एक ही है, कनक कनक, है कि नहीं है। एक का अर्थ क्या है, सोना, और एक का अर्थ है धतूरा या नशा या भांग। अब बताइए अनुवादक महोदय क्या करेंगे, हो गई कि नहीं चुनौती खड़ी उनके सामने। अब इसी बात को, इसी कविता का अनुवाद अगर अंग्रेजी में करना चाहे तो वो बेचारा क्या करेगा, कहां से ऐसा शब्द लाएगा, एक ही शब्द जिसका अर्थ सोना भी हो और जिसका अर्थ क्या हो, धतूरा भी हो। मुश्किल काम है कि नहीं है। तो ऐसी प्रक्रिया में अनुवादक को क्या करना पड़ता है, दो अलग अलग शब्द लेकर के अर्थ बताने पड़ते हैं, या नोट में जाकर के इसका वर्णन करना पड़ता है। इसमें भी समस्या है कि अलग अलग शब्द लेगा तो जो अर्थ का जो चमत्कार पैदा हो रहा है वह चमत्कार क्या हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, ठीक है। ऐसा शब्द ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों भाषाओं की प्रकृति क्या है, अलग अलग, उनकी विशेषताएं अलग अलग है, ठीक है। तो जो भाव या चमत्कार यहाँ पे हिंदी में आ रहा है वह भाव या चमत्कार अंग्रेजी में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि काव्यानुवाद में अलंकारों को स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में संप्रेषित करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब आपको एक बात समझ में आई कि शुरू में हमबोल्ट ने एक बात कही थी, ठीक है, क्या कही थी,
मेरी दृष्टि में कविता का अनुवाद एक ऐसी समस्या को हल करने जैसा है जिस समस्या का कोई हल ही नहीं है। कुछ कुछ बात वो सही साबित हो रही है कि नहीं हो रही है? जितनी भी साहित्यिक अनुवाद के जो भी रूप हैं, चाहे वह काव्यानुवाद हो, कथानुवाद हो, नाट्यानुवाद हो, मूलतः यही है तीन। आगे भी अन्य विधाओं का भी अनुवाद होता है, आत्मकथाओं का भी, जीवनी का भी, निबंध का भी। लेकिन इन सब में सबसे कठिन काम क्या है? कविता का अनुवाद कर पाना। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ में आ रहा है कि क्यों कठिन काम है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तीसरी जो बड़ी समस्या या सीमा कह लीजिए, वह है काव्य में प्रयुक्त छंदों की समस्या। सामान्यतः आप जानते हैं कि कविता छंदबद्ध भी होती है और छंद मुक्त भी होती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है छंदबद्ध कविता की। अब प्रत्येक भाषा में अपने अपने ढंग के छंद होते हैं, उनकी अपनी अलग अलग क्या होती है? प्रकृति होती है। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले जो छंद हैं, जाहिर सी बात है वैसे छंद फारसी में नहीं होंगे या अंग्रेजी में नहीं होंगे। अंग्रेजी के जो छंद हैं, फारसी के जो छंद हैं, वह हिंदी या संस्कृत में नहीं होंगे। तो अनुवादक के समक्ष एक और बड़ी समस्या कि जो छंद में बधी हुई कविता है, जो लयबद्ध कविता है, उस छंद के भाव के साथ स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में कैसे स्थानांतरित किया जाए। अब समस्या यह है कि हिंदी का छंद अलग है और अंग्रेजी का छंद अलग है। तो अगर हिंदी में प्रयुक्त छंदबद्ध कविता का वह अंग्रेजी भाषा में जो उसके समानार्थ लगभग आसपास जो टिकता हुआ जो छंद है उसका प्रयोग करता है, तो इसका जो भाव चमत्कार है वह क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और अगर स्रोत भाषा जिसका अनुवाद करना है, उसी छंद को आधार बनाकर उसी छंद का वह अनुवाद कर देता है, तो लक्ष्य भाषा का जो पाठक है, इस पाठक को इस भाषा के छंद के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसको आनंद नहीं आएगा। होगा कि नहीं होगा? अब हिंदी के छंद के बारे में हमें मालूम है, हिंदी की छंदबद्ध कविताएं हम पढ़ते हैं, लेकिन अब हमारे सामने फारसी की छंदबद्ध कविता आ जाए, ठीक है ना, फारसी के हिसाब से, तो हमें आनंद आएगा? नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से यह भी एक बहुत दुरूह और चुनौतीपूर्ण काम होता है। ऐसी परिस्थिति में सामान्यतः अनुवादक जो होता है वह लाचारी की स्थिति में होता है, बेवशी की स्थिति में होता है, उसके पास कोई चारा होता नहीं है, उतना स्कोप होता नहीं है, तो स्रोत भाषा में जो छंद आया है उसी के अनुसार से उसे लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित करने की कोशिश करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो छंद की समस्या भी काव्यानुवाद की एक बड़ी समस्या है। स्पष्ट है? काव्यानुवाद की समस्या जो सीमा है, उसमें जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है अनुवादक का व्यक्तित्व। अनुवादक का व्यक्तित्व इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ऐसा प्रायः माना जाता है कि कविता का अनुवादक कोई कवि ही हो तो वो ज्यादा अच्छा अनुवाद कर पाएगा। अपवाद भी हो सकता है। इसका कारण यह है कि एक कवि दूसरे कवि की अनुभूति की जीवंतता को, अनुभूति की प्रामाणिकता को, अर्थ संदर्भों को, शब्द चमत्कारों को, भावों को ठीक ढंग से समझ पाता है, क्योंकि वह भी उसी प्रक्रिया में है, उसी अनुभूति में है जहां वह जीता है, अनुभव करता है और अपनी लेखनी से कविताएं लिखता है। तो जब एक कवि एक दूसरे कवि की कविता का अनुवाद कर रहा होता है तो यह अच्छी स्थिति होती है कविता के अनुवाद के लिए, लेकिन एक समस्या भी यहाँ पैदा होती है। समस्या यह पैदा होती है कि कवि ने जो कविता लिखी है उस कविता का एक विशेष अर्थ है, ठीक है, जो सब ग्रहण करते हैं, लेकिन उस अर्थ संदर्भ में भी अनुवादक जो कवि स्वयं है वह कोई और नई चीज देख लेता है, वह कोई और नई बात देख लेता है, उसके अर्थ संदर्भों के नए नए प्रसंगों को वह ढूंढ लेता है। आप याद करें, ऐसे कितने ही दोहे हैं, ऐसी कितनी ही कविताएं हैं जिनकी एक एक पंक्तियों के कई सारे अर्थ निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो कवि जिसकी रचना होती है और एक कवि जो अनुवादक की भूमिका में होता है, तो अनुवादक का व्यक्तित्व जो कि स्वयं कवि का व्यक्तित्व है, वह मूल रचना और अनुदित कृति के बीच में आके खड़ा हो जाता है। कैसे खड़ा हो जाता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। कोई कविता है, इस कविता को 3 कवियों को दे दीजिए आप अनुवाद करने के लिए, ठीक है, आप देखेंगे कि अर्थबोध तो ठीक है, लेकिन कहने का तरीका, कहने का सलीका, शब्दों में चमत्कार,
इस सब में बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। जबकि कोई गद्य दे दें, आप कहानी दे दें, उपन्यास दे दें और उसका अनुवाद करने के लिए 3 अलग अलग अनुवादकों को आप दे देंगे, तो वहां आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां वर्णन है, वर्णन की प्रधानता है, विस्तार है, भाषा गद्यात्मक है, अभिधामूलक भाषा है। लेकिन कविता की भाषा लक्षणा है, व्यंजना है, अलंकार प्रयोग किए जा रहे हैं। कवि की अपनी निजी अनुभूति की जीवंतता है, गहराई है, और कवि की निजी अनुभूति की जीवंतता को अनुवादक कवि, जो अनुवादक की भूमिका में कवि है, वह किस तरह से ग्रहण कर रहा है और उसको कैसे लिख रहा है। इस प्रकार वह अनुवादक कवि मूल कृति और अनुदित कृति के बीच में आकर के क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, अंतर देखने को मिलता है। और इसका उदाहरण है उमर खयाम की रुबाइयां। उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने भी किया, हरिवंश राय बच्चन ने भी किया, सुमित्रा नंदन पंत ने भी किया। और देखेंगे आप उन रुबाइयों को तो अलग अलग अर्थ, अलग अलग भावबोध प्रस्तुत करते हुए अनुवाद है उन रुबाइयों के। तो इस तरह से अनुवादक जो स्रोत भाषा में जो कविता है, उस कविता का अनुवाद दूसरी भाषा में कर रहा है, और अनुवादक स्वयं जो कवि है, उस कवि की अंतर्दृष्टि, अनुवादक कवि की अंतर्दृष्टि भी उसमें शामिल हो जाती है, और यह भी एक चुनौती भरा काम होता है। तो काव्यानुवाद की यह भी एक बड़ी समस्या मानी जा सकती है। ठीक है प्यारे बच्चे। इसके बाद है 5वां बिंदु, वह है मिथकीय सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां। मिथकीय सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों से मतलब है कि प्रत्येक देश की अपनी एक संस्कृति है, वहाँ का अपना एक समाज है, वहाँ की अपनी एक भौगोलिक राजनीतिक परिवेश है उनका, और उस देश और समाज में अलग अलग तरह के लोग हुए, अलग अलग तरह के काम किए, और इस तरह के उनके काम हुए कि वे लोग या उन लोगों का नाम एक मिथक बन गया, यानी कि उस नाम को एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा। जैसे कि विभीषण, विभीषण है तो एक नाम है ना, एक नाम, लेकिन विभीषण का अर्थ क्या होता है, कुल भेदी। कहते हैं ना, जब भी कोई बात होती है परिवार में या घर में, तो कहते हैं कि इसी घर में कोई विभीषण बैठा है। बैठा है कि नहीं बैठा है, कहते हैं ना। तो वह विभीषण क्या अर्थ दे रहा है, वह विभीषण अर्थ दे रहा है भेद बताने का। दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यह भारतीय समाज या भारतीय संस्कृति का एक शब्द है विभीषण, जो नाम भी है लेकिन उसका अर्थ क्या है, भेद बता देना। ठीक वैसे ही कुंभकर्ण, कुंभकर्ण कहते हैं क्या पता चलता है, जो खूब सोता हो और बहुत आलसी हो। तो प्रायः अक्सर जो व्यक्ति बहुत सो रहा है या बहुत आलसी है, हम क्या कह देते हैं, कुंभकर्ण ही हो क्या, कह देते हैं कि नहीं कह देते हैं, कह देते हैं ना। ठीक उसी तरह से मान लीजिए जयचंद, जयचंद को हम देशद्रोह के लिए जानते हैं, उसने देशद्रोह किया था, तो कह देते हैं कि ये जयचंद है भाई, ये तो देशद्रोही है या समाजद्रोही है। अब देखिए, हम जिस समाज में रह रहे हैं, तो हम और आप तो कुंभकर्ण के बारे में जान रहे हैं कि कुंभकर्ण नाम का अर्थ आलसी है और बहुत सोते रहने वाला है। हम और आप इस बात को जान रहे हैं कि विभीषण का अर्थ सिर्फ नाम नहीं है, उसका अर्थ क्या है, कुल का भेद देने वाला। लेकिन अब बताएं, इसका अनुवाद अगर अंग्रेजी में होगा तो होगा तो विभीषण ही, होगा तो कुंभकर्ण ही। तो अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने वाले व्यक्ति के सामने वह अर्थ संदर्भ तो नहीं होगा ना, वह भावबोध तो नहीं हो, क्योंकि वह नहीं जानता है कुंभकर्ण के बारे में, वह नहीं जानता है विभीषण के बारे में। तो जो मिथकीय, जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां होती हैं, उन मिथकीय सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के अर्थबोध को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना, यह भी चुनौती भरा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे में अनुवादक को क्या करना होता है, फुटनोट लिखना पड़ता है। विभीषण का प्रयोग अगर हुआ तो बताना पड़ेगा कि विभीषण नाम नहीं है, दरअसल यह एक अर्थ देता है, जिसका अर्थ क्या हुआ, कुल का भेद देने वाला। कुंभकर्ण शब्द आया, ऐसे तमाम कितने ही सांस्कृतिक शब्द मिथक के रूप में हमारे समाज में हैं, अलग अलग भाषाओं में। अब स्पेन में भी, मान लो स्पेनिश भाषा में भी कोई ऐसा मिथक होगा कि नहीं होगा। अब हम उसके बारे में जानते ही नहीं है, तो हम तो सिर्फ उसका नाम लेंगे, लेकिन वहां क्या है, उसका कोई विशेष अर्थ रहा होगा। बात समझ में आई। तो मिथकीय सांस्कृतिक जो अभिव्यक्तियां हैं, उन मिथकीय सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में बदल पाना, और ये मिथकीय सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां कविता में खूब प्रयोग होती हैं। तो इस तरह से मिथकीय सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हर भाषा की कविता में खूब प्रयोग होती है, क्योंकि कविता का जुड़ाव अपनी संस्कृति से भी होता है, अपने देश की परंपराओं से भी होता है, समाज से होता है, जीवन से होता है। तो जहां जीवन आ रहा है, समाज आ रहा है, परिवेश आ रहा है, संस्कृति आ रही है, वहां मिथक कैसे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे।
ऐसी परिस्थिति में इनका अनुवाद कर पाना कठिन काम माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अंतिम चुनौती और अंतिम बिंदु है प्रतीक योजना संबंधी कठिनाई या प्रतीक योजना संबंधी मुश्किलें। कविता के अनुवाद में प्रतीकों का अनुवाद भी एक बड़ी समस्या है। अब प्रतीक किसे कहते हैं थोड़ा इसे समझ लीजिए। ठीक, प्रतीक कहते हैं किसी वस्तु, चित्र, शब्द, ध्वनि या विशिष्ट चिन्ह को जो संबंध, सादृश्यता या परंपरा द्वारा किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। वह जो शब्द है या वह जो चिन्ह है वह किसी विशेष अर्थ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसे साधारण उदाहरण से समझ लें। जब आप रोड पे होते हैं, सड़कों पे होते हैं, तो रेड लाइट होती है कि नहीं? रेड लाइट तो है तो लाइट, लेकिन उसका अर्थ क्या है कि अभी क्रॉस नहीं करना है। आई बात समझ में? तो प्रतीक, ध्वनि, संकेत वे चिन्ह होते हैं जिनका अपना एक विशेष अर्थ या विशेष संकेत होता है। अब इस तरह के प्रतीक चिन्ह जब एक भाषा में आते हैं अपने अर्थ विशेष के साथ, तो उसको दूसरी भाषा में स्थानांतरित करना क्या होता है? मुश्किल काम होता है, क्योंकि दोनों भाषाओं की प्रकृति क्या होगी? अलग अलग होगी। प्रतीक जो है वह विभिन्न प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वैसा ही अर्थ देने वाला जो लक्ष्य भाषा में प्रतीक हो उसे चुन पाना क्या होता है? कठिन काम होता है। ठीक है, इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। प्रतीक योजना संबंधी जो चुनौती है उसको एक उदाहरण से देखें। कितना सुंदर उदाहरण है। यहाँ लिखा गया है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इसमें दो बातों को समझ लेंगे तो अर्थ सुंदर हो जाएगा। गुलिस्ता कहेंगे देश और समाज को। गुलिस्ता वैसे बाग को कहते हैं, बगीचा को कहते हैं जहां फूल खिले हैं। और उल्लू का संबंध यहाँ उस उल्लू से नहीं है जो रात भर जागता रहे। उल्लू का संबंध यहाँ भ्रष्ट लोग से है। ठीक है, भ्रष्ट या व्यभिचारी जो भी आप कह लें। ठीक है, ठीक है। अब लेखक यहाँ कह रहा है कि समाज और देश को बर्बाद करने के लिए एक ही भ्रष्ट व्यक्ति काफी है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। ठीक है, कि समाज को, देश को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए एक व्यभिचारी या एक अनैतिक या भ्रष्ट व्यक्ति ही क्या है? पर्याप्त है, वह खराब कर देगा। ठीक वैसे ही कि एक गंदी मछली भी पूरे तालाब को क्या कर सकती है ना? तो कवि कह रहा है बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। और यहाँ तो हर विभाग में हर जगह भ्रष्ट से भ्रष्ट और व्यभिचारी लोग ही बैठे हैं, तो इस गुलिस्ता यानी कि देश और समाज का क्या होगा। आगे बात समझ में? अब यहाँ उल्लू जो है वह भ्रष्ट, व्यभिचारी और अनैतिक व्यक्ति के लिए आया है। ठीक है, अंग्रेजी में अगर आप इसका अनुवाद करेंगे तो वहां अंग्रेजी में उल्लू को बहुत बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? बहुत समझदार माना जाता है कि बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत समझदार होता है। हो गई समस्या। यहाँ उल्लू आया है भ्रष्ट और अनैतिक व्यक्ति के लिए, और वहां उल्लू का प्रयोग किसके लिए होता है? बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति के लिए। तो क्या होगा? वहां उल्लू का प्रयोग ना करके इसके लिए गधा, डंकी, गधा को डंकी बोलते हैं ना, उसका प्रयोग क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखें कि प्रतीक योजना जिससे कि अलग अलग भाषा में अलग अलग अर्थ संप्रेषण होता है, वह भी क्या है? अनुवाद के लिए बड़ा चुनौती का काम होता है। अब यहाँ उदाहरण आपने देख लिया ना कि ये यहाँ उल्लू क्या है? भ्रष्ट और अनैतिक व्यक्ति है, और अंग्रेजी में क्या है? बुद्धिमान है। तो इस उल्लू की जगह कोई ऐसा शब्द डंकी का प्रयोग करना पड़ेगा, मूर्ख से जुड़ता हुआ या इस तरह के अनैतिक चीजों से, अनैतिक भाव बोध वाले किसी पक्षी या जानवर से करना पड़ेगा, जो कि यह भाव दे कि अंजाम गुलिस्ता को खराब करने के लिए एक ही वैसा लक्ष्य भाषा में जो आएगा वह पर्याप्त होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस तरह से अब आपको सच में समझ में आ गया होगा या सच में महसूस होने लगा होगा कि कविता का अनुवाद करना सच में एक चुनौतीपूर्ण काम है। आ गया कि नहीं समझ में? तो इस तरह से जब आप कविता के अनुवाद की बातचीत करेंगे तो आप इन बिंदुओं को रेखांकित कर देंगे और उदाहरण के साथ लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे।